हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मजे में हैं? ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए खास पेशकश है यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीफाइड कॉन्सेप्ट्स की। और इस खास पेशकश में हम क्लास 12th की हमारी जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसकी प्रथम इकाई स्थिर वैद्युतिकी से शुरू करेंगे और चलेंगे काफी दूर अंत तक, अंतिम जो इकाई है हमारी वहां तक। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, स्थिर वैद्युतिकी प्रथम इकाई का प्रथम अध्याय विद्युत क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स, स्थिर वैद्युतिकी हमने कहा, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है? स्थिर वैद्युतिकी की अगर सिंपल परिभाषा हम देखें तो उसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के कारण विद्युत प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी स्थिर आवेश मतलब रुके हुए आवेश, कुछ किसी जगह पर रुके हुए हों आवेश, उनकी वजह से विद्युत क्षेत्र बनता है। तो उसकी वजह से क्या प्रभाव हमें नजर आते हैं, उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। तो मैंने एक शब्द बोला इसके अंदर, आवेश। ये आवेश क्या होता है इसे समझें स्टूडेंट्स। देखिए, आवेश जनरली हम आवेश को जब समझते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवेश कोई कण है, कोई पार्टिकल है। आवेश कोई कण नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं होती है। इस चीज को सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना। आवेश जो है ये एक तरह का लक्षण होता है, एक गुण होता है। इसकी परिभाषा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा लक्षण है, एक गुण है, जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। मतलब जैसे देखिए, एक आपने कण लिया, जैसे इस उदाहरण से समझते हैं। ये हमारी स्केल है, ठीक है। इस स्केल को जब हम हमारे सूखे बालों में, ड्राई हेयर्स में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके बाद जब इसको जैसे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो ये उन्हें आकर्षित करता है। ये चीज हमने खूब की है बचपन में। तो ये क्यों आकर्षित करता है? अभी अगर मैं इसको अगर कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाऊंगा तो ये आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन रगड़ने से ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या खास हुआ है इसके साथ? तो इसने क्या किया, ये एक विशेष गुण धारण कर लिया, एक लक्षण इसके पास आ गया है, जिसकी वजह से ये आवेश, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो कागज के जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको आकर्षित करने लगता है। तो एक खास तरह का ये गुण है आवेश, जिसे हम बोलते हैं। तो इस चीज पे आप कंफ्यूज ना होना कि आवेश कोई कण होता है। आवेश एक लक्षण है जो किसी कण पे, किसी वस्तु पर आता है, जिसकी बदौलत, जिसके कारण वो जो वस्तु है वो बल लगाने लग जाती है। या फिर आगे हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, जो और आगे डिटेल्स हम उसकी पढ़ेंगे क्या होते हैं, तो उनको अनुभव करती है और उनको उत्पन्न करती है। ये होता है आवेश। तो आवेश आपको समझ आया, आवेश होता क्या है? ठीक है, इसी को ध्यान रखना। मतलब एक चीज ये है कि आवेश के होने के लिए किसी वस्तु का या किसी कण का होना जरूरी है, जभी तो उसके पास लक्षण आएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि रूम के अंदर एक क्रिकेटर आया, एक खिलाड़ी आया। तो खिलाड़ी, जब मैं शब्द बोल रहा हूं तो खिलाड़ी किसे बोलेंगे? एक कोई व्यक्ति है जिसको खेलना आता है और खेलने का एक जो गुण है वो उसके पास है। जब तक उसके पास वो गुण नहीं था तब तक उसे हम खिलाड़ी नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गुण उसने धारण किया, वो लक्षण उसके पास है, एक तरह की प्रॉपर्टी उसके पास है, तो जब तक उसके पास वो गुण होता है तब उसे हम उसको खिलाड़ी बोलने लगते हैं। तो उसी तरीके से किसी वस्तु पर, किसी कण पर एक लक्षण आता है, गुण आता है, जिसके कारण वो दूसरी वस्तुओं पर बल लगाने लगता है, या दूसरी वस्तुओं के ऊपर जो ये लक्षण पहले से है उनके बल को अनुभव करने लगता है। उसे हम बोलते हैं विद्युत आवेश। इसको, विद्युत आवेश को देखो, जैसे हमारी जो भौतिक विज्ञान में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उन्हें मापने के लिए कुछ न कुछ उनके मात्रक हम निर्धारित करते हैं। तो विद्युत आवेश जो होता है, इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम ये बड़े सी से लिखते हैं। ऐसी सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है वो स्टेट कूलाम, इसे ईएसयू से लिखते हैं, या इसे फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। और एक कूलाम जो है वो 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखें। एक अन्य मात्रक है जिसपे जनरली एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि फैराडे कितने कूलाम के बराबर होता है, इस तरीके से। तो ये एक फैराडे नाम का एक अन्य मात्रक है जो आवेश का ही मात्रक होता है। इस चीज को ध्यान रखना। आगे जब हम जो हमारा तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें एक इकाई और आती है। बेसिकली जो चौथा चैप्टर है हमारा, उसमें फैराडे नाम की एक इकाई और आती है, तो उससे इसे मिक्स आप लोग ना करें। फैराडे जो है ये आवेश का मात्रक है।
फैराड जो है ये अलग है, उसे आप बाद में समझेंगे। एक फैराडे जो होता है ये 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ये एक यूं कह सकते हैं कि हमारा इस जो प्रथम अध्याय हमारा विद्युत क्षेत्र जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब आवेश हमने देखा, आवेश समझ में आया कि एक लक्षण होता है। आवेश के कुछ प्रकार हैं और ये कैसे पता चला, कैसे आवेशों के प्रकार के बारे में डिस्कशन होता है, जिक्र होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आवेश के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है आवेश, उसको एक प्रयोग के द्वारा हम देखते हैं कैसे पता चलता है। देखिए हमने क्या किया, ये सबसे पहले ये दो छड़ ली है, कांच की छड़, ये हमारे पास कांच की छड़ है, कांच की छड़, और ये जो कांच की छड़ है इनको हमने रेशम के कपड़े पर रगड़ा। रेशम के कपड़े पर रगड़ने से इनमें आए ये आवेश नाम का जो लक्षण है वो आ गया, यानी इनको हम बोलेंगे आवेशित। यानी ये जो है ये हमारी आवेशित कांच की छड़ है, इनके ऊपर आवेश आ गया। जब इनको पास पास हम लेकर आते हैं तो हमें इनमें प्रतिकर्षण देखने को मिला, इनमें देखने को मिलता है प्रतिकर्षण। मैं आपको इसमें इस प्रयोग इन प्रयोग हैं बेसिकली, इनमें यह बताना चाह रहा हूं कि आवेश, ये तो आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश, लेकिन ये कैसे पता चला कि दो प्रकार के होते हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण देखने को मिला। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे दो अंबर, बेसिकली प्लास्टिक है ये एक तरह से, तो अंबर की छड़ ली, अंबर की छड़, और इनको बिल्ली की खाल पर रगड़ा। जब इनको बिल्ली की खाल पर आपने रगड़ा तो इन पे आवेश आया, यानी एक गुण इन पे आ गया है आवेश नाम का, तो इन्हें हम बोलेंगे आवेशित अंबर की छड़। जब इनको पास पास लेकर आए तब हमें इनके बीच भी क्या देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण ही देखने को मिला। तो हम लिख सकते हैं यहां पे प्रतिकर्षण। लेकिन यदि हमने एक आवेशित कांच की छड़ और आवेशित अंबर की छड़, इनको जब पास पास रखा, आवेशित कांच की छड़ को कैसे आवेशित किया हमने, रेशम के कपड़े पर रगड़कर, और आवेशित अंबर की छड़ को हमने बिल्ली की खाल पर रगड़ा है। जब इनको पास पास रखा तो हमें इनके बीच में क्या देखने को मिला, आकर्षण देखने को मिलता है। तो इनके मध्य हमें आकर्षण देखने को मिला। यानी एक चीज गौर करने वाली ये है कि इन पे आवेश आया, इन पे आवेश आया, इन पे आवेश जब देखा तो इसमें हमें अलग अलग तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं, एक अलग अलग तरह का बर्ताव हमें नजर आ रहा है कि दो आवेशित कांच की छड़ों को पास लेकर आ रहे हैं तो उनमें आकर्षण है, दो अंबर की छड़ों को लेकर आ रहे हैं उनमें भी माफ कीजिएगा प्रतिकर्षण है। यानी कांच की छड़ों में प्रतिकर्षण है, अंबर की छड़ों में प्रतिकर्षण है, लेकिन एक कांच की छड़ और एक अंबर की छड़ को जब लेकर आ रहे हैं पास में तो उनमें आकर्षण। यानी आवेश जो है ये दो तरह का होगा, यानी दो प्रकार का कुछ बना है जिसकी वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हमें नजर आते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण की जो बात करते हैं तो वो एक ही तरह का होता है, क्योंकि आकर्षण ही हमेशा होता है, दो द्रव्यमानों के मध्य हम हमेशा आकर्षण देखते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण जो है ये एक ही प्रकृति का होता है, आवेश जो है ये दो तरह के होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं आवेश दो प्रकार के, दो प्रकार के कौन कौन से, अब इनको नाम, जो दो प्रकार के जो आवेश है इनको नाम दिया गया धनावेश तथा ऋणावेश। और ये जो नाम दिए थे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नाम दिए थे धनावेश तथा ऋणावेश। लेकिन ये जो प्रयोग था इसमें एक चीज गौर करने वाली ये थी कि जो धनावेश और ऋणावेश जो बन रहे हैं, यानी दो प्रकार के जो आवेश बन रहे हैं, यहां पे दोनों छड़ों पे समान तरह का आवेश रहेगा
और उनमें क्या मिल रहा है हमें, प्रतिकर्षण। यहां पे भी दोनों समान आवेश हैं और हमें क्या देखने को मिला, प्रतिकर्षण। हम लिख सकते हैं, ये एक चीज नोट करके हम लिख सकते हैं यहां से, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य, यहां पे विपरीत आवेशों में क्या है, आकर्षण है, ठीक है, मध्य आकर्षण होता है। तो ये चीज हम यहां पे एक नोट करके इस चीज को हम लिख सकते हैं कि समान आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब इनको नाम दे दिया धनावेश ऋणावेश। जो आधुनिक मत है जिसे हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन थ्योरी के नाम से ही पढ़ते हैं, उसमें यह माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित, तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं ये उदासीन होते हैं। अब कोई भी, जैसे किसी भी वस्तु पर, किसी भी कण पे जब हम आवेश की बात करते हैं तो वो जो आवेश आ रहा है वो मूलतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण आता है। ये हमारा जो आधुनिक मत है उसके हिसाब से हम ऐसा मानते हैं कि जो भी आवेशित अगर वस्तु है तो उस पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, जो यूं कह सकते हैं कि गड़बड़ी कुछ कह सकते हैं, या फिर आदान प्रदान कुछ हुआ होगा, इस वजह से उस पे आवेश आया है। देखिए एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। हमने ये कोई वस्तु ली है और हमने ये मान लिया कि इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। इस चीज को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, लेकिन जो परिमाण है दोनों पर आवेश का वो समान होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है, प्रोटॉन पे जो आवेश है, उसका परिमाण समान है, परंतु प्रकृति इनकी विपरीत होगी। अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 10 ऋणावेश 10 धनावेश, अगर कुल मिलाकर इनका असर देखा जाए, इनका प्रभाव देखा जाए तो वो शून्य मिलेगा। यानी 10 ऋणावेशित है, 10 धनावेशित है, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। तो इसके बाद जो कुल मिलाकर इसे कहा जाती है उदासीन है, आवेशित इसे हम नहीं कहेंगे। न्यूट्रॉन जो होता है वो एक तरह के उदासीन होता है, उस पर किसी प्रकार का आवेश हम नहीं दर्शाते। वैसे ही ये जो वस्तु है इस पे हम किसी प्रकार का आवेश नहीं दर्शाते, क्योंकि जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है, तो इसे हम बोलते हैं उदासीन। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा इसको। यानी हमने एक उदासीन वस्तु ली, अब हमने क्या किया, इस उदासीन वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो अब इसके ऊपर 9 तो बचेंगे इलेक्ट्रॉन और 10 बचेंगे प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है इसको हम लिख लेते हैं, इसे ई से लिखा जाता है हमेशा, और ई का जो मान होता है उसे प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से लिखते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पर अगर कहेंगे तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर कहेंगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये धनावेश होगा। अब यहां पर देखिए, जो 9 इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने 9 प्रोटॉन के प्रभाव को खत्म कर दिया। बचा क्या, एक प्रोटॉन अधिक होगा। प्रोटॉन अगर अधिक है, यहां से हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्रोटॉन का आधिक्य हो गया इसके ऊपर, या फिर यूं कहें कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इस पर कुल मिलाकर कैसा आवेश नजर आएगा, धनावेश नजर आएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे धनावेशित, यानी ये हो गया अभी धनावेशित। ऐसे ही अगर शुरू में ये जो उदासीन था जिसपे 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, तो इसे हम उदासीन कहेंगे। इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय और दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और अगर दे देंगे इसे, तो अब इसके ऊपर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11, और प्रोटॉन रहेंगे 10। एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो इस अधिक वाले इलेक्ट्रॉन का असर इस पे पूरे के ऊपर नजर आएगा, यानी इसे हम बोलेंगे ऋणावेशित। सही है, आसान है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक मत है। यानी इसके अनुसार क्या है कि हम ये मानते हैं कोई भी वस्तु अगर आवेशित है या फिर धनावेशित ऋणावेश कैसा भी आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही है उसके ऊपर। यानी और
खासकर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के आधिक्य या इलेक्ट्रॉन की कमी से ही धनावेश और ऋणावेश को दर्शाया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर अधिक है उसके ऊपर, कोई भी वस्तु के ऊपर, तो ऋणावेश होगा। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसके ऊपर धनावेश होता है। इस तरीके से इस चीज को समझा जाता है। अब किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, देखिए कुछ तरीके हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका है घर्षण द्वारा। तो हम पढ़ रहे हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियों में सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा कैसे, जैसे हमने ये स्केल का केस देखा था, जब उसे हम जो सूखे बालों में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश आता है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है यानी उनमें घर्षण होता है, तो उस घर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जब दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, दूसरी वस्तु में गए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो गए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर ऋणावेश आ गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है उस पर धनावेश। तो इस तरह से आवेशित हो जाती हैं कुछ वस्तुएं जब उनमें घर्षण किया जाता है। तो ये तो है पहला तरीका आवेशित करने का, घर्षण द्वारा। दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका है चालन द्वारा। चालन या फिर स्पर्श द्वारा कैसे होता है, देखिए हमने क्या किया, एक उदासीन कोई वस्तु ली, यानी इसके ऊपर, इस चीज को आप ध्यान रखना, उदासीन जब आप बोलते हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है। उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन समान मात्रा में है। समान मात्रा में होने से क्या होता है, उसके ऊपर जो कुल असर नजर आता है, प्रभाव नजर आता है, वो उदासीन होता है, यानी कोई धनावेश या ऋणावेश का असर नजर नहीं आता है। अब हमने क्या किया, इसके पास एक आवेशित छड़ को लेकर आए, और मान लीजिए एक धनावेशित छड़ हम इसके पास लेकर आए हैं, धनावेशित छड़ को लेकर आए, इस छड़ को हमने इसके संपर्क में लेकर आए, यानी इसके टच किया। धनावेशित छड़ को इस उदासीन से, उदासीन जो भी वस्तु थी, ये है उदासीन और ये है धनावेशित। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी और ध्यान से आप समझ भी रहे होंगे। भागना मत इधर उधर, आराम से बैठ के समझना बेटे, क्योंकि जब तक पढ़ो तब तक आराम से बैठो, दूसरी फालतू बातों का ध्यान मत करो, तभी फायदा है पढ़ने का। और खासकर फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट तो वैसे ही बहुत परेशान करता है, तो थोड़ी देर कंसंट्रेट करके बैठो, चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो देखिए हमने क्या किया, ये धनावेशित जो वस्तु थी या धनावेशित जो छड़ थी, इस छड़ को इस उदासीन वस्तु से टच किया, इसके स्पर्श किया। जब इससे टच किया है तो ये आवेश जो है, ये आवेश इसके ऊपर बहने लगता है। ये आवेश इसके ऊपर आया और इस छड़ को फिर हमने हटा लिया। इसको हटाया तो कुल मिलाकर जो उदासीन वस्तु थी शुरू में, उसके ऊपर अब कैसा आवेश आ गया, धनावेश। यानी ये जो वस्तु है ये कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। तो ये हमारा दूसरा तरीका किसी वस्तु को आवेशित करने का। तीसरा बहुत ही शानदार तरीका देखें, वो है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा कैसे, देखिए प्रेरण का मतलब क्या है उसको समझे आप। प्रेरण का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसी बातें उत्साहित करने वाली, आप में जोश भरने वाली बातें करके और मैं आपको किसी दूसरे पर्सन से लड़वा दूं, ठीक है। यानी जो कहते ना कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और लड़वा दिया, तो वही एक तरीका है। यानी आप किसी को अगर चने के झाड़ पे चढ़ाकर दूसरे से भिड़वा दें, लड़वा दें, तो वो क्या किया आपने, प्रेरण तो था, उसे प्रेरित किया था। ऐसे ही किसी को अच्छे काम के लिए भी आप प्रेरित कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। तो वो प्रेरित करना, आप डायरेक्ट उससे काम नहीं करवा रहे हैं, आप खाली क्या करें, बोल के उसे उत्साहित करके, प्रेरित करके आपने उस पर्सन से वो काम करवा दिया। तो यह है प्रेरण का तरीका। आपने जो इंडक्शन, प्रेरण जो होता है इसे बेसिकली इंग्लिश में इंडक्शन बोलते हैं। तो इंडक्शन चूल्हा आपने देखा है, उसमें आपको जो आग है वो नजर नहीं आती है, यानी बिना आग के एक तरह से वो खाने को पका रहा है। तो वो क्या कर रहा है, नीचे जो आपने जो इंडक्शन चूल्हा लिया है उससे प्रेरित होकर एक तरह से वो खाना बन रहा है, इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं, इंडक्शन कुकर बोलते हैं। वही कुछ तरीका इसके अंदर होता है। कैसे देखें, हमने क्या किया, ये एक उदासीन वस्तु ली, ये है उदासीन, इसके पास एक आवेशित वस्तु को बिल्कुल इसके नजदीक हमने रखा है ऐसे, ये एक आवेशित वस्तु को हमने इसके नजदीक रख दिया।
आवेशित वस्तु को इसके नजदीक रखने से क्या होगा? देखो, ये उदासीन है, मैंने बताया आपको, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, यानी इसके अंदर ऋणावेश और धनावेश दोनों तरह का आवेश है, परंतु वो समान मात्रा में है, तो इसलिए इसे हम उदासीन बोलते हैं। जब हम इस आवेशित छड़ को इसके पास रखेंगे तो ये इसके अंदर जो ऋणावेश है उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी अब नई अवस्था कुछ ऐसी होने वाली है, ये जो वस्तु है इसका जो ऋणावेश है वो इस तरफ खींचा चला आएगा और धनावेश जो है वो इससे प्रतिकर्षित होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसा होगा, यानी ऋणावेश जो है वो इस धनावेश की तरफ आकर्षित होकर यहां पे बंध गया, इसके साथ में पूरा आकर्षण है यहां पे, यहां से आगे रास्ता नहीं है, वरना ये पहुंच ही जाता है यहां पे, ठीक है, रास्ता मिल जाएगा तो पहुंचेगा। अब रास्ता नहीं मिल रहा है तो ये आगे नहीं जा पा रहे। हमने क्या किया, एक तार की मदद से इसे भू संपर्कित कर दिया, अर्थिंग कर दी बेसिकली इसकी, ठीक है। भू संपर्कित करने से क्या होगा, ये जो आवेश है, ये आवेश वैसे भी दूर भाग रहा है, दूर जाना चाहता है, अब इसको आगे रास्ता मिल गया, क्योंकि तार जो होता है वो एक तरह का चालक होता है, और चालक जो होते हैं वो आवेशों के प्रवाह को होने देते हैं, बहने देते हैं। तो ये जो भी आवेश है ये एक तरह से पृथ्वी में चला जाएगा। बचा कौन सा, ऋणावेश, यानी ऋणावेश का आधिक्य बचा इसके अंदर। अब हम इस तार को हटा दें और इस छड़ को हटा दें, तो ये जो ऋणावेश है यहां पे जो बचा था, जो इससे बंधा हुआ था, ये ऋणावेश इसके ऊपर, पूरे के ऊपर इस तरह से फैल जाएगा, यानी ये वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित। तो जो हमने छड़ शुरू में ली थी उसको देखना, जो छड़ हमने यहां शुरू में ली थी वो कैसी थी, धनावेशित थी, और ये उदासीन वस्तु पे कैसा आवेश आया, ऋणावेश, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन जो है उसके अंदर जिस तरह का आवेश आप ले रहे हैं, यहां कैसा था, ये धनावेशित वस्तु ली थी हमने। जिस प्रकृति का आवेश यहां है उसकी विपरीत प्रकृति का आवेश यहां पे उत्पन्न होता है, लेकिन जो चालन द्वारा आवेशन था उसके अंदर अगर इधर धनावेश है तो यहां पर भी धनावेश ही हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इनमें महत्वपूर्ण अंतर हम समझ सकते हैं दोनों विधियों के अंदर। तो ये थी आवेशन की विधियां। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, नए जोश और उत्साह के साथ। आप लोग लगे रहिए पढ़ाई में, देखते रहिए इलेक्ट्रीफाइड कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।